नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा 16 जुलाई और 23 जुलाई को जो आयोजित होने वाली है, इन दोनों शेड्यूल के लिए मैं आज आपके समक्ष ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पेश कर रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इस सेशन के अंदर आपको मिलने वाले हैं वो टॉप लेवल के क्वेश्चंस जो आपकी बार आपके एग्जाम के अंदर हूबहू दिखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के समक्ष आ रहा है। जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उन सभी का आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी टाइप कीजिए। अदरवाइज आपको इन क्वेश्चंस को एक बार अवश्य याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करके रखता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईमेल के अंदर सभी फोल्डर का अलग अलग कार्य होता है। जैसे ड्राफ्ट का कार्य होता है, आधी अधूरी जो मेल होती है उनका संग्रह करके रखता है। इनबॉक्स में क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो व्यक्ति आपको मेल भेजता है, यानी प्राप्त हमें मेल होती है, वो कहाँ पे मिलती है? इनबॉक्स के अंदर मिलती है। और स्पैम के अंदर क्या मिलती है? अनसाई मैसेज का संग्रह रहता है। जो अनसाई अथवा महत्वपूर्ण जो मैसेज आते हैं वो स्पैम के अंदर मिलते हैं। और यहाँ पे बात की है फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करने की, यानी जो हम डिलीट करते हैं वो अस्थायी रूप से स्टोर करने का काम कौन सा फोल्डर करता है? ईमेल के अंदर बात हो तो आप बोल देना ट्रैश। यहाँ पे ऑप्शंस बी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इन सभी ऑप्शंस को आप याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी मेमोरी के डेटा को बिजली के सिग्नल से मिटाया जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, आरएसआईटी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। तो आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे बिल्कुल आंसर बताने की कोशिश क्या आप जरूर देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है डी रैम लिखा हुआ है, ऑप्शन बी पे पी रोम लिखा हुआ है, ईपी रोम लिखा हुआ है और ईईपी रोम लिखा हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में कई बार बनती हैं। यहाँ पे फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी मेमोरी जो बिजली के सिग्नल से डेटा को मिटाया जा सकता है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पे जो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल और दूसरी ई का मतलब होता है इरेजेबल, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी बिजली के सिग्नल से मिटाने की कभी बात हो ना तो आप बोल देना ईईपी रोम। अगर यूवी किरणों से मिटाना, अल्ट्रावायोलेट किरणों से अगर कभी डेटा को मिटाने की बात करें तो आप बोल देना ईपी रोम होगा। पी रोम का पूरा नाम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो हर समय रिफ्रेश होती रहती है। ये रिफ्रेश होने वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है डायनामिक रैम का। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। EEPROM ये ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को बिजली के सिग्नल से मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन है। आरएसआईटी के अंदर जो यूनिट नंबर जो आपका 3 है उनके अंदर से ये क्वेश्चन हर बार बनता है। यानी विंडोज 10 की वह कौन सी एप्लीकेशन है जो ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए उपयोग में ली जा सकती है? देखिए, कोर्टाना, मैथ इनपुट पैनल, स्नैपिंग टूल्स या विंडो स्टोर। इन सभी को समझते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोर्टाना होता है ये तो वॉइस पावर पर्सनल असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है। यानी विंडोज 10 का एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको बोल के अथवा लिख के सर्च करने का यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, यानी ये सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ मैथ इनपुट पैनल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैथ इनपुट पैनल एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कार्य करती है। ऑप्शन सी को देखते हैं, स्नैपिंग टूल्स। ये स्नैपिंग टूल्स ही एक ऐसा विकल्प होता है जहां से आप क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे ऑप्शन इसका सी वाला है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी स्नैपिंग टूल से इसका राइट आंसर होगा। या विंडोज स्टोर की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक ऐसा एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर आप ऑनलाइन माध्यम से किसी सॉफ्टवेयर, ऐप या गेम वगैरह इत्यादि इंस्टॉल करना चाहते हैं। जिस तरह से आप मोबाइल में प्ले स्टोर का उपयोग करते हैं उसी तरह से आप विंडोज जो 10 के अंदर आप इसका उपयोग करते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
ये दोनों के दोनों पेज ओरिएंटेशन के प्रकार होते हैं। आप सभी को समझना है, एमएस वर्ड के अंदर आपने काम किया होगा, एक तो पेज इस तरह से दिखाई देता है और एक पेज आपको इस तरह से दिखाई देगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो इस तरह की आकृति यानी आपको वर्टिकल फॉर्मेट में जो पेज आपको दिखाई देता है वो तो कहलाता है पोर्ट्रेट, और जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल मोड में आपको दिखाई देता है ये कौन सा कहलाएगा? लैंडस्केप। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पेज की पृष्ठभूमि के दो अलग अलग प्रकार होते हैं, यानी खड़ा वाला ये पेज होता है ये तो पोर्ट्रेट कहलाता है, जबकि इस तरह का पेज आपको दिखाई देता है वो लैंडस्केप कहलाएगा। आप सभी थोड़ा याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेज ओरिएंटेशन हो जाएगा। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी आईएसओ मानक है? आईएसओ का पूरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये एक आईएसओ मानक पद्धति होती है, और यहाँ पे फिलहाल पूछा गया है सूचना सुरक्षा यानी आईटी के तरफ पूछा गया है, तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएसओ 27001। इस आईएसओ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इस आईएसओ का पूरा नाम होता है। और सूचना प्रबंधन के लिए आपको याद रखना है, सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए आपको आईएसओ 27001 याद रखेंगे। यहाँ पे डी विकल्प इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी की स्थिति, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रेजुलेशन, ये जो आदि विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं, ये विकल्प आपको किस ऑप्शंस के अंदर मिलेंगे? मैथ इनपुट पैनल, बिल्कुल मैथ इनपुट पैनल तो मैंने बताया था भाई, मैथ इनपुट पैनल तो मैंने अभी बताया था। इसके अंदर तो आप क्या कार्य कर सकते हैं? आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वर्ड पेड ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज मोबिलिटी सेंटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडोज मोबिलिटी सेंटर एक ऐसा विकल्प होता है जहां पे आप ब्राइटनेस है, स्पीकर है, वॉल्यूम है, बैटरी की स्थिति देख सकते हैं, वायरलेस है, स्क्रीन का रेजुलेशन, ये आदि विकल्प आप यहां से तय कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं आपकी आरएसएट एग्जाम के लिए। विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग थोड़ा याद रखिएगा। विंडोज 10 के अंदर वेब ब्राउजर के रूप में इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट एज का होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज एक डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है, और इसका इस्तेमाल आप www पर किसी वेब कंटेंट को लोकेट करते हैं, खोजते हैं, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सभी के सभी वेब ब्राउजर होते हैं, यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, लेकिन इनमें से माइक्रोसॉफ्ट एज एक ऐसा वेब ब्राउजर है जो विंडोज 10 के साथ में डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होता है। इसी माइक्रोसॉफ्ट एज का पुराना नाम पूछे या पहले का नाम क्या था, तो आप बोल देना इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसका पहले का नाम क्या था भाई? इंटरनेट एक्सप्लोरर था, ये आप याद रखिएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्यूमेंट फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट फर्स्ट हो जाता है। अगर आपको एक्सेल का कभी पूछे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सेल का पूछे तो एक्सेल का तो क्या होता है? एक्सेल का तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बुक फर्स्ट होता है। अगर आपको पावर पॉइंट का कोई पूछे कि पावर पॉइंट की फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो पावर पॉइंट की फाइल का डिफॉल्ट नाम तो क्या होता है? प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। क्या होता है भाई? प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को खाली जगह से संदर्भित करता है। जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ के अंदर दाएं अथवा बाएं की ओर आपको जाना है, तो ये आप किसका उपयोग करेंगे? दाएं और बाएं मार्जिन से दूर ले जाने की प्रक्रिया को इंडेंटिंग कहा जाता है। इंडेंटिंग अलग अलग प्रकार का होता है। इंक्रीज इंडेंट जिससे बढ़ाया जाता है लेवल को, पैराग्राफ लेवल को, और डिक्रीज का मतलब होता है वापस पैराग्राफ लेवल को कम किया जाता है। फिलहाल इसका ऑप्शन सी है ना, ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। एंटीवायरस इनमें से कौन सा नहीं है, आपको जल्दी से बताना है। इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस का उदाहरण नहीं होता है, तो आप अच्छे से देखिएगा। नॉर्टन होता है, कैस्परस्की होता है, क्विक हिल होता है, लेकिन जो नेटस्केप नेविगेटर लिखा हुआ है ना, ये तो एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? ये तो एक वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है ना, ये हो जाएगा।
आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और क्वेश्चंस नंबर 11 आप सभी के स्क्रीन के सामने है। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू किस नाम से जानी जाती है? डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू मैंने आपको एमएस एक्सेल में अच्छे से बताया था कि डेटा पॉइंट होता है, उसकी वास्तविक वैल्यू होती है ना, उसे क्या बोलेंगे? उसे डेटा लेबल्स कहा जाता है। क्या बोलना है आपको? डेटा लेबल्स। ऑप्शंस जो बी पे लिखा हुआ है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ग्रिड लाइन क्या होती है? जो वर्कशीट में जो 60 एलिमेंट होता है उसमें जो इस तरह से जो हॉरिजेंटल जो लाइन होती है ना, इन्हीं लाइनों को आप क्या बोलेंगे? ग्रिड लाइन बोलेंगे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और क्वेश्चंस नंबर आपके स्क्रीन के सामने है। वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई दफा ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम। ये मॉडेम एक ऐसा एक नेटवर्क कनेक्टिविटी का टाइप्स होता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में एवं डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करने का कार्य करता है। वाईफाई इसका पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी होता है। डीएसएल का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। जबकि आईएसपी का नाम पूछे तो आप बोल देना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। डीएसएल का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है और मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। फिलहाल के लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और क्वेश्चंस नंबर आप सभी के स्क्रीन के सामने है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेपर पर बनी लाइनों के बीच खाली स्पेस व विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए पेपर पर जो बनी हुई जो लाइनें होती है ना, इस तरह से पेपर पर जो बनी हुई जो लाइनें होती है, इस तरह से आपने देखा होगा, कई बार मैंने पढ़ाया भी था सेकंड नंबर यूनिट के अंदर। पेपर पर बनी हुई इस तरह की जो लाइनें होती है ना, उनके मध्य में खाली स्पेस भी होता है। देखो व्हाइट कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसको कहा जाता है बार कोड। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? बार कोड कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? बार कोड कहा जाता है। इन्हीं बार कोड को पढ़ने वाला मशीन बीसीआर कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओसीआर का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? हस्तलिखित जो लेख होते हैं, यानी आप पेन से या पेंसिल से कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, उस टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है ओसीआर। ओएमआर एक ऑप्टिकल मार्क रीडर, एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो पेन अथवा कागज पर, पेन से अथवा पेंसिल से कागज पर पड़े गए जो निशान होते हैं, उन निशान को स्कैन करके पढ़ने का कार्य करता है। ओएमआर सीट को जांचने का यही मशीन होता है। एमआईसीआर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के रूप में इसको जाना जाता है। आप सभी लोग अवश्य याद रखना, इसका उपयोग बैंक के अंदर जो चेक वगैरह होते हैं, उन चेक को जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके आरएसआईटी एग्जाम का। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपका क्या एक जो आरएसआईटी बुक्स का पूरा निचोड़ हम इन विभिन्न प्रकार के वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। आई होप आपका ये जो वीडियो है ना, आपके एग्जाम में काफी बेहतरीन होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? इंटरनेट को आप एक्सेस करना चाहते हैं, आपके पास क्या क्या होना चाहिए? इंटरनेट सेवा भी होनी चाहिए, बिल्कुल। यानी इंटरनेट सेवा का मतलब क्या होता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मॉडेम बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मॉडेम एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार है। इसके बिना तो इंटरनेट चलेगा कैसे? ऑप्शन सी वेब ब्राउजर। ये सब है तो आप चलाएंगे किसमें? वेब ब्राउजर के अंदर तो नेट चलाएंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे तीनों ऑप्शंस को, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। यह एक प्रोटोकॉल है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटोकॉल किसको कहा जाता है? प्रोटोकॉल मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक मानक पद्धति। आप इस तरह से देखेंगे कि जब इंटरनेट और इंटरनेट कनेक्टिविटी टाइप्स के अंदर जो भी प्रोटोकॉल्स एक संदेश के रूप में आपके बीच में जो प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो वेव्स होती है, उनके माध्यम से आपको एक डेटा पैक के रूप में आप जो प्रमाण करते हो, उनको प्रोटोकॉल के रूप में आप जान सकते हैं। प्रोटोकॉल आप देखिए, टीएसपी का पूरा नाम क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी प्रोटोकॉल होते हैं। करेक्ट आंसर उपरोक्त यहाँ पे सभी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है? ईमेल में इनमें से कौन सा एक फोल्डर नहीं होता है? देखिए, सेंट मेल, ड्राफ्ट,
स्पैम या कंपोज। तो ये ऊपर वाले तीनों है ना, ये सब फोल्डर के प्रकार होते हैं, लेकिन जो कंपोज है ना, ये तो एक ऑप्शन का नाम होता है। एक ऑप्शंस होता है जहां पे आप क्लिक करते हुए आप नई ईमेल बना सकते हैं। न्यू ईमेल बनाने का एक ऑप्शंस होता है कंपोज। इस कंपोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो नई ईमेल आप बना सकते हैं। बाकी ऊपर तीनों वाले फोल्डर है और ये कंपोज कोई फोल्डर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने है। कौन साइबर खतरे का एक प्रकार है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, इनमें से कौन सा एक साइबर खतरा है? तो मेलवेयर बिल्कुल होता है, फिशिंग भी होता है और पासवर्ड हमले, ये सभी के सभी आपके कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर नुकसान पहुंचाने वाले एक एप्लीकेशन के रूप में कार्य करते हैं। आप सभी को याद रखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन्हें सभी के सभी एक वायरस के रूप में कार्य करते हैं, यानी साइबर खतरे के रूप में कार्य करते हैं। इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भाई इंटरनेट होता है, उसके ऊपर फाइलों का आप आदान प्रदान करना चाहते हो तो किसका उपयोग करेंगे? तो आप एफटीपी का उपयोग करेंगे। एफटीपी का पूरा नाम ही क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यानी आप एक ऐसा प्रोटोकॉल जो आप फाइल को ट्रांसफर करने के लिए काम में लेते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और एचटीटीपी का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आप ये इन सभी फुल फॉर्म को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनते हैं। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। किसमें से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? सीडी अथवा डीवीडी में एक प्रचलित सामान्य क्षमता कौन सी नहीं है? 630 MB होती है, 4.7 GB होती है, 9.4 GB, लेकिन 13 GB कोई विकल्प नहीं होता है। ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको और भी अन्य वीडियो के माध्यम से कवर करवाऊंगा। आप इतना जरूर मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखना है कि मैं जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं ना, उनको आप सीरियस वे से देखना। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं। यहाँ पे पूरी बुक्स का मैं निचोड़ बना के आपके समक्ष ये सारे वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आपका इतना दायित्व बनता है कि आप इन वीडियो को पूरा देखिएगा और व्यवस्थित तरीके से देखिएगा, ऐसे इग्नोर नहीं कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। पैराग्राफ की प्रत्येक लाइनों को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। पैराग्राफ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ के अंदर लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। तो लेफ्ट और राइट जो मार्जिन होती है उसके मध्य में अलाइन करना तो क्या कहलाता है? जस्टिफाई। ये एक अलाइनमेंट का प्रकार होता है। सेंटर होता है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में ई होती है, जस्टिफाई की कंट्रोल के साथ में जे होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, यहाँ पे भी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के सामने। अच्छा क्वेश्चन है। विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फाइल और फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं तो आप फोल्डर लॉक का इस्तेमाल करेंगे। ये फोल्डर लॉक यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फोल्डर लॉक यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे फोल्डर लॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति जैसे सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल एप्लीकेशंस, विंडोज रजिस्ट्री या विंडोज सेटिंग पिछली बार के समय में वापस प्रदान करने के लिए या वापस करने के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इनमें से क्या उपयोग करेंगे ताकि आपका जो ये किया गया काम वापस इनको पुनः प्राप्त कर सके? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिस्टम रीस्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किया जाता है? पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? आप एडोब रीडर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी विकल्प है, ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। विंडोज 10 में खाली जगह एक आवाज संचालित निजी सहायक है। तो आवाज संचालक निजी सहायक, अभी मैंने बोला था कोर्टाना होता है। ये एक क्या होता है? आवाज संचालक निजी सहायक होता है, यानी एक प्राइवेट टाइप एक एप्लीकेशन होती है जो आप क्या करेंगे? इसका उपयोग बोल के कुछ सर्च करने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीडी अथवा डीवीडी में किसी डेटा को डालना ये क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कुंजी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कॉम्बिनेशन कीबोर्ड की एक 3 कुंजी होती है, आपने देखा होगा, जैसे कि कंट्रोल होती है, अल्ट होती है और शिफ्ट होती है। तो अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट कहां पे लिखा हुआ? ऑप्शन बी के ऊपर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 27, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है?
यानी एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जहां पे तस्वीर को एडिट किया जा सकता है। तो इसको यहाँ पे ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर के नाम से जान सकते हैं, यानी एक तस्वीर एडिटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्यूमेंट को संवति सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करेंगे। आप डॉक्यूमेंट होता है उसको ऑटोमेटिक सही करना चाहते हैं तो उसका उपयोग किसके लिए करेंगे? ऑटो करेक्ट फीचर। जो आप लिखते हो ना डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ लिखा हुआ वर्ड जैसे कि आप लिखते हो ऑटोमेटिक वो मतलब इसकी सही हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटो करेक्ट फीचर्स का उपयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 नियम किस क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए तैयार किया गया है? तो आईटी एक्ट जो 2000 होता है वो किसके संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध है, क्योंकि आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे? सूचना प्रौद्योगिकी बोलेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इनमें से कौन सा चार्ट तैयार कर सकते हैं? तो देखिए लाइन चार्ट, पाई चार्ट केवल नहीं, दो ही केवल थोड़ी ना होते हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई ग्राफ ये इत्यादि होते हैं, यानी ऑप्शन बी विकल्प इसका सही दिख रहा है। बाकी बार चार्ट और लाइन चार्ट केवल इतने ही नहीं होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बी करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? आप प्रिंट निकालने से पहले आपकी प्रिंट कैसी दिखेगी वो आप किस में देखेंगे? प्रिंट पूर्वावलोकन। इस प्रिंट पूर्वावलोकन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोल सकते हैं आप भाई? प्रिंट प्रीव्यू बोलेंगे तो भी आपका ये आंसर सही माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ईपीडीएस का पूरा नाम। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ईपीडीएस का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑप्शन कहां पे हो जाएगा? ए। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और भी जो इस चैनल के माध्यम से जो आपको पढ़ाएंगे उन वीडियो को जितना आप ज्यादा देखेंगे उतना ही आपका बैच अच्छा मजबूत हो जाएगा। एग्जाम में निश्चित ही दावा करता हूं कि हमारा टारगेट रहेगा 35 में से 35 सभी क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर के अंदर से आए, और दावा करेंगे 90 से क्रॉस तो आपको यहाँ पे आराम से बना देंगे, क्योंकि इन मॉडल पेपर के अंदर वो पूरी की पूरी किताब का निचोड़ बना के हम आपके समक्ष ये सारे क्वेश्चन प्रस्तुत करते हैं। आईआरसीटीसी एसएमएस सर्विस किस नंबर पर उपलब्ध है? तो आपको याद रखना है 139 यानी 139 नंबर किसके होते हैं? आप इंडियन रेलवे के हेल्पलाइन नंबर या एसएमएस सर्विस इसके ऊपर उपलब्ध होती है। आगे वाला क्वेश्चन से, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत हुई? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत कब हुई है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऊपर, यानी ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इस मॉडल पेपर का देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ये डीबीटी की फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी विकल्प यहाँ से करेक्ट होगा। और नेक्स्ट इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, किस नेटवर्किंग साइट को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब भी माइक्रो ब्लॉगिंग का नाम आ जाता है ना तो आप करेक्ट आंसर क्या कर लेना? ट्विटर। ये ट्विटर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है जो माइक्रो ब्लॉगिंग यानी छोटे संदेश भेजने के लिए काम में लिए जाता है। तो ये आपके समक्ष महत्वपूर्ण आपके सामने मैंने 36 क्वेश्चंस को डाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आज से आप इस चैनल के साथ में कल वीडियो डाला था एक आज, और जितने भी चैनल के माध्यम से वीडियो आ रहे हैं उनको अगर आप देखेंगे तो मैं दावा करता हूँ किताब पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किताब को हमने ऑलरेडी पढ़ के ये क्वेश्चंस बना दिए हैं। तो आप केवल इन क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे, पहली बार देखेंगे, दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे आप इस चैनल के साथ में रेगुलर बेस से जैसे कि 10-15 दिन भी जुड़े रहेंगे तो मैं निश्चित ही दावा करता हूँ कि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनेंगे। ये संध्या कंप्यूटर का वादा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो या सेशन पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करने की कोशिश करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।